हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और मैं मैथ की जगह अरेंजमेंट लेने के लिए आया हूँ। तो आज हम लोग आपका लेसन नंबर 5th आपका देख रहे थे। और जब हमारी पिछली वीक जब आपकी क्लास थी, तब मैंने आपको राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के विषय में पढ़ा रहा था। एक लेक्चर हमारा इसमें हो चुका था। शंकरन की कहानी हम लोग आपका देख रहे थे कि उसका नानी आपका चुनाव के दिन आपका वोट डालने के लिए जा रहे थे। उसी से हमारी कहानी शुरू हुई। कुछ लोग शासक कैसे बनते हैं उसके विषय में पढ़ा। अश्वमेध यज्ञ किस तरह से होता है, अश्वमेध यज्ञ के विषय में हमने पढ़ा था। ये सारी चीजों को हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छे से देख लिया। विजय तथा जो अन्य गुणगान थे उनको हमने देखा। सगे संबंधी किस तरह से बैठते थे, किस तरह से पुत्रों और जो उनकी पत्नियां थी उनको अनुष्ठान करने पड़ते थे। लोगों को बैठ कर जो लोग बैठते थे यज्ञ में उनकी प्रक्रिया क्या थी, मात्र देखने भर की थी। समाज में चार वर्ण कौन कौन से थे? यहाँ वर्ण का मतलब अक्षर से नहीं है। यहाँ वर्ण का मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सा है, जो आपके सामाजिक आधार भूमि में उस समय बने हुए थे। और यही आपका सामाजिक आधार के आधार पर ही इनका विभाजन भी हुआ, कार्य के आधार पर। फिर हमने देखा कि राजा कैसे आपका जन से जनपद का राजा हो गया। और उस समय कौन कौन सी बस्ती कहाँ पर मिली है, तो मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा में अंतरी खेड़ा, कुछ हमको झोपड़ियां मिली है। यहाँ गेहूं, चावल, धान, मक्का, तिल, सरसों इत्यादि की खेती की जाती थी। ये सारी चीजों का एविडेंस हमको यहाँ से मिला था। और एक धूसर पात्र हमको मिला जो हम लोगों ने देखा। तो इतना हम लोग अपने लेक्चर में देख चुके थे। एक बार पुनः बच्चा आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए, एक बार देख लीजिए। किसी का कोई डाउट है, उस दिन आपने पढ़ा था और कोई अब क्वेरी रह गई हो, एक बार पन्ना देखिए, कुछ समझ नहीं आया हो, कहीं से दोबारा रिवीजन कराना हो तो मैं वो भी कराऊंगा। आप जल्दी से देख कर देखिए, फिर हम लोग आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर को शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। कैसे बर्तन बनते थे आपके? मिट्टी के। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के थे। धूसर का मतलब यहाँ काले मिट्टी के बर्तन से जो काला पड़ जाता है उसको यहाँ धूसर कहा गया है। और कुछ लाल, जिस तरह से आप कच्चा, जब कोई आपका घड़ा कच्चा होता है जो आपका पक जाता है तो उसका रेड कलर का हो जाता है। ईंट को आप देखिए, जो आपकी मिट्टी की ईंट होती है जब वो पकती है तो उसका कलर रेडिश कलर का, यानी कि रेड जैसा हो जाता है। तो कह रहे हैं कुछ आपके क्या थे? धूसर थे, कुछ आपके लाल रंग के। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। किस जानते हैं? आपका चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। क्या जानते हैं? चित्रित धूसर पात्र के रूप। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर सरल रेखा और ज्यामितीय आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? सरल रेखा होती है और सरल रेखाओं के साथ ज्यामितीय जो आकार हैं उन आकारों के ये होते हैं। आप इनको देख सकते हैं। देखिए, सरल है और ज्यामितीय कुछ आपकी संरचना स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। धूसर भांड है, आपका बर्तन है। अब इसके बाद जनपदों के बाद पहले आपका देखिए, राजा सबसे पहले क्या था? ध्यान दीजिए, जन
जन, जन से हुआ जनपद का राजा, और जनपद से पहुंचा आपका महाजनपद। कहाँ? महाजनपद। तो जनपद से महाजनपद तक का सफर एक राजा आपका तय करता था। ठीक, यह आपको देखना होगा। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जनपद कहा जाने लगा, यानी कि कुछ लोगों की, कुछ जनपद की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई कि उनको क्या कह दिया गया? महाजनपद कह दिया गया। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों को एक राजधानी होती थी। कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली क्या था, जो भी आपके महाजनपद थे उनकी एक अपनी कैपिटल होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर ईंट, लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। देखिए, जैसे अगर आप यहां देखोगे, आपने कुरु जनपद के बारे में नाम सुना होगा। ठीक है, उज्जैन था, कौशाम्बी, वैशाली, मगध, अंग, बज्जी, कौशल, पांचाल, अवंती। ठीक है, और इधर वो आपका तक्षशिला व झेलम वाले क्षेत्र। तो ये कुछ आपके महाजनपद उस समय के रहे हैं और आपको दिखाई देंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों को आपकी बुक में दिखाया गया है। आप एक बार नोट करें, आगे इनके विषय में और पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कराया। कुछ राजा अपनी राजधानियों के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर निर्णय रखने में सरल हो गए। इस तरह से विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजनाओं की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंट और पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष, बच्चों के इसकी अधिक परिश्रम किए गए और इसके लिए उन संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती थी। अगर आप लोग देखोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसा लगता है कि राजाओं के आक्रमण डर से लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए वहां किले बनाए थे और किलों के चारों तरफ जो आपके ऊंची ऊंची आपके दीवारें बनी थी वो भी अपनी अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी आपका समृद्धि को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और अपनी वैभवताशाली को दिखाने के लिए, प्रभावशाली दिखाने के लिए इस तरीके से आपके किए जाते थे और लाखों लोग लगते थे। देखिए, एक अगर ये दीवार बनी हुई है किले की तो आप देख सकते हैं कितनी ईंटें, कितना श्रम और कितने पत्थर किस तरह से बनकर निर्मित हुई होगी, ये आप इसको देख सकते हैं।
अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। और क्या करते थे राजा? सेना रखते थे और सिपाहियों को नियमित क्या मिलता था? उनको आपका वेतन देना पड़ता था। कुछ संभावना आहत सिक्कों की थी। एक बार क्वेश्चन आया है, पेपर है, आहत क्या है? तो आहत सिक्के होते थे के रूप में होता था। और इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं में किस प्रकार भिन्न थे? इनके दो अंतर बताओ। ठीक है, तो इनके दो अंतर बताने की आज के राजा, जो आपके महाजनपदों के जो आपके राजा थे, और जो आपका ऋग्वेद में उल्लेखित राजा हैं, उनसे वो किस प्रकार भिन्न है। अगर आपने पढ़ा है तो दो अंतर आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जन के राजा थे और ये सेना स्थायी रखते थे। वो लोगों के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी और वो लोग अपने एक कबीले के रूप में रहते थे। ठीक है, बात कर रहे हैं कर। इसकी बात कर रहे हैं कर की। कर का मतलब टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। प्रचुर का मतलब है एक जितनी जरूरत है उतने संसाधनों की। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा द्वारा समय समय पर लगाए जाने वाला उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहले क्या था? पहले राजा डिपेंडेंट था किसी के गिफ्ट के ऊपर, कि आप राजा को दूध दोगे लाकर, कोई घी देता था, कोई सेवा करता था, कोई हीरे जवाहरात, इस तरीके का क्षेत्र से वसूल, मतलब आपका राजा को भेंट दी जाती थी और उसी भेंट के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन राजा को अब क्या चाहिए? वो नियमित सेना रख रहा है, उसे कर्मचारी रख रहा है, तो उसके लिए जरूरत थी कि उसके पास राजस्व यानी कि फाइनेंस अच्छा रहे। और उस फाइनेंस के लिए उसको इम्पोर्टेंट पता क्या था? उसके लिए उसे इम्पोर्टेंट था कि वो उन सब चीजों के लिए अपना अच्छे से क्या करे? आपका राजस्व वसूले। चलिए देख लिया अब किन किन चीजों पर कर लगा रहे थे। फसल पर लगाया गया कर, कारीगर के ऊपर कर, पशुपालकों को जानवर और उनके उत्पाद के रूप में आप कर देना पड़ता था, व्यापारी को सामान के आधार में कर था, और आखेटक तथा आपके संग्राहक को जंगल की वस्तुएं प्राप्त करनी होती थी। आप कोई फसल पैदा कर रहे हैं तो उस फसल का ही आपको कुछ हिस्सा आपका राजा को देना पड़ेगा। आप कारीगर हैं, आप कुछ चीज बनाते हैं तो आपको राजमहल में आकर वो चीज निःशुल्क बनानी होगी। आप पशुपालक हैं तो आपको गाय का दूध या भैंस इत्यादि कुछ मक्खन पदार्थ आपको देना होगा। आप व्यापारी हैं तो आपको कुछ सामान आपको ट्रेड कर कर जो लाते हैं उसमें से देना होगा। आप आखेटक और आपके संग्राहक हैं तो आपको जड़ी बूटी, दवाई इत्यादि जो है और जो कुछ वन संपदा है वो आपको राजा को टैक्स के रूप में देनी होगी। तो इस तरीके से टैक्स को आपका देना होता है। तो ध्यान रखिए, ये टैक्स आपका नगद नहीं था। नगद नहीं था। ऐसा नहीं था नगद, ये कैश में टैक्स नहीं जाता था, बल्कि कार्य के अनुदान के रूप में ये टैक्स को जनता आपका चुकाती थी। भाई आप गए, आपने काम कर दिया, किसी ने कुछ दे दिया, तो नगद कहाँ है? नगद तो ये है जब आप उसको पैसा दो तब नगद जाएगा ना। तो इस तरीके से ये होता है। चलिए, कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के
क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। कह रहे कि ये युग था, महाजनपदों का युग है, और इसमें आपका दो बड़े एग्रीकल्चर में दो बड़े आपके चेंजेस आए। हल्के फलके अब लोहे के बने थे। जो हल होता है बेसिकली, उसका जो हल्का आपका फलका था, ये वाला फलका, क्लियर है? ये थोड़ा इस तरीके से निकला होता था, देखिए इस तरीके से हल बने होते थे। ये जो फलका था ये आपका लोहे का हुआ करता था। पहले नहीं था, लेकिन अब किसका हो गया? लोहे का। लोहे का हो गया तो जमीन को अच्छी खोद सकता है, और जमीन अच्छी खुदेगी तो जमीन कैसी होगी? उपजाऊ होगी, फसल का उत्पादन अच्छा बढ़ेगा। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज का छिड़काव, धन के लिए बीज के पौधे तैयार करके उन्हें रोपना शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रहते थे, इसलिए पैदावार की ज्यादा जरूरत होने लगी। ऐसा पैदावार। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवारों को प्रोत्साहित क्यों करते थे? क्या कारण था राजा इनको आपका प्रोत्साहित करते थे? देखिए कि ये सब चीजें बढ़ें तभी तो कुछ होगा, इसलिए राजा की कोशिश यही थी कि इन सब पर आपका बढ़ावा मिलना चाहिए। तो आपने कृषि में परिवर्तन देखे, हलों की शुरुआत हो गई और धान की रुपाई शुरू होगी, प्लांटेशन। पहले आपका बीजों का छिड़काव होता था। छिड़काव का मतलब इस तरीके से बीजों को बखेरते थे, लेकिन बाद में उसको एक साथ बोकर उसकी पौधों का प्लांटेशन किया गया। बहुत बार बहुत सारी ऐसी फसल हैं, अगर आप उनका प्लांटेशन करोगे तो उपज ज्यादा देती है। वो धान हो गया, बहुत सारी ऐसे रोपिंग कल्टीवेशन है। तो ये सब चीजें इसमें एग्रीकल्चर में परिवर्तन। तो एक बार देख लीजिए, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है किसी बच्चे को तो आप मुझसे पूछ सकता है। कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चों को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। देख लिया? चलिए अब बात करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। अब सूक्ष्म मतलब बहुत बारीकी से किसी चीज की आपका इन्वेस्टिगेशन करना। और हम किसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ऐसा ही एक महाजनपद है जिसका नाम है मगध। और आप जानते हैं मगध बहुत शक्तिशाली एक महाजनपद हुआ। खनानंद जैसा और पद्मानंद जैसे इसके शासक हों, जिसे सिकंदर भी आपका थर थर कांपता हो, ऐसे साम्राज्य की, ऐसे महाजनपद की हम लोग अपने इस लेक्चर में बात करेंगे। उसको पढ़ेंगे कि कैसे उसने इतना डेवलप बनाया, कैसे महाजनपदों में मगध बड़ा शक्तिशाली हुआ। मानचित्र 4 में मगध को ढूंढो और लगभग 200 साल के भीतर मगध में महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। तो ध्यान दीजिए, मगध में दो नदियां बहती थी, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। गंगा और सोन मगध से बहती थी। मगध से बह रही यानी कि जो है दोआब क्षेत्र है, और दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, और दोआब सबसे उपजाऊ होता है। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था। देखिए लिए क्या था, एक तो यातायात अच्छा होता था और जल वितरण संबंधित थी, और वो आपका जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए फायदा था। तो तीन मुख्य रूप से काम करती थी गंगा और सोन। कह रहे मगध का एक हिस्सा क्या था? मगध के एक हिस्से में, बहुत बड़े क्षेत्र में जंगल था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनने की लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में लोहे के अयस्क, खदानें, मजबूत औजार और हथियार के बनने के लिए बहुत उपयोगी। ये सारी चीजें हमको इसमें मिलती थी।
यानी कि लकड़ी भी मिलती थी, लोहा मिलने लगा तो हल बना, बहुत सारे हथियार बने, और इस तरीके से धीरे धीरे आपका मगध जो है वो विकसित होता चला। कैसा है? डेवलप होता चला। और यही डेवलपमेंट मगध के उत्कर्ष का सबसे बड़ा कारक बना। अगर पूछ लिया जाए कि मगध को विकसित करने में सबसे बड़े दो फैक्टर कौन से थे, तो एक था गंगा और सोन नदी का होना, दूसरा इस समय लोहे की खोज किए जाना, और तीसरा फैक्टर था इन्होंने हाथियों को पालतू बनाया, जो इनके वजन को खींचने, सेना में भर्ती कर उनको पीछे सर देकर सेना में वहां लड़ाई करने के लिए, जो उनके लिए बड़े लाभ का सौदा। तो ये सारी चीजें थी जो आपको देखनी चाहिए। एक बार देख लीजिए फिर आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध में दो महाशक्तिशाली शासक हुए। एक का नाम था बिंबिसार और दूसरे का नाम था अजातशत्रु। शत्रु मिलेगा, वैसे मेन था अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे कि कुछ भी हो जाए, हम और छोटे छोटे आपके जनपदों को जीतकर अपने महाजनपद में उनको मिला लेंगे, ऐसा इनका प्रयास रहता था। हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक महत्वपूर्ण शासक था। कौन? महापद्मानंद। उन्होंने अपने नियंत्रण क्षेत्र में उपमहाद्वीप से उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार के राजगीर है, यानी कि आधुनिक राजगीर में कई सालों तक मगध की राजधानी बनी। कहाँ बनी? ये आपकी मगध की राजधानी रही, राजगीर। मगध की राजधानी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी कि आज के पटना को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो पहली राजधानी कौन थी? राजगीर। और फिर कौन बनी? पाटलिपुत्र। राजगीर का मतलब राजगृह का नया नाम राजगीर और पाटलिपुत्र का नया नाम पटना, ये इनकी कैपिटल रही है। 2300 साल पहले की बात है कि मैसेडोनिया का राजा सिकंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2300 साल पहले की बात है, और यही है मैसेडोनिया प्रांत पड़ता है। और इसी प्रांत का एक राजा है जिसका नाम है अलेक्जेंडर। सिकंदर सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। विश्व विजय में यानी कि जितने भी दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य थे वो सब कुछ जीतना चाहता था, और पूरी तरह सफल ना हो पाने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीत चुका था। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी को पार कर तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच किया तो चाहकर भी उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि हम मगध से नहीं लड़ सकते, क्योंकि मगध का जो भय था वो पूरे विश्व में था कि इनके पास बहुत बड़ी सेना है, इनके पास हाथी हैं, इनके पास लोहे से बने हथियार हैं, मतलब बहुत अलग तरह की छवि थी, और लोग काफी आपका डरते भी थे। इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथी की बहुत बड़ी सेना थी। कैसी थी? उनके पास पैदल वाले भी थे, रथ वाले भी थे, और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इसी के कारण जो आपके मैसेडोनिया प्रांत के जो राजा थे अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर के फादर का नाम था फिलिप्स, वो किससे डर गए थे? वो इसी चीज से आपका डर गए थे कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। क्लियर है? तो इसलिए उनकी सेनाओं ने इनसे लड़ने के लिए मना कर दिया। ठीक।
तो आप कह सकते हैं कि एक भारत में ऐसा राजा था जिसे सिकंदर और उसकी सेना भी डरती थी। उस कौन सा प्रांत था वो? तो उस समय प्रांत नहीं थे बच्चों, महाजनपद थे, और उस महाजनपद का नाम था मगध महाजनपद। देख लें एक बार, तो चैप्टर को अंतिम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।